नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। तो यहाँ पे येस बैंक के लिए काफ़ी बड़े अपडेट्स निकल के आते हैं, तो जानेंगे वन बाय वन सभी अपडेट्स को। तो सबसे पहली अपडेट आपके निकल के आती है कि येस बैंक अपना 51% स्टेक किसी एक प्रमोटर को बेचने वाली है। तो प्रमोटर कौन रहने वाला है और कौन कौन लोग इस रेस में यहाँ पे आने वाले। सेकंडली हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि यहाँ पे एसबीआई का कितना परसेंट स्टेक है और जो अदर बैंक है अदर बैंक का कितना परसेंट स्टेक है। थर्ड हम यहाँ पे जानने वाले हैं एसबीआई और अदर बैंक के अलावा और यहाँ पे कौन से बड़े प्लेयर है जिनका यहाँ पे मेजोरिटी स्टेक है। तो ये भी हम यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद में जानने वाले हैं जो बड़े प्लेयर है जापान की तरफ से, जो बड़े बैंक्स है जो इस बैंक को यहाँ पे खरीदना चाहते हैं। तो उन बैंक की पूरी हम डिटेल जान लेंगे कि उनका यहाँ पे इंडिया में किस तरीके से बिजनेस है और ऑलरेडी उनके कितने ब्रांचेस है, किस तरीके का उनका नेटवर्क है। तो पूरा डिटेल में उनके बारे में हम जान लेंगे। और टोटल यहाँ पे कितना एनपीए इनका बना हुआ है, येस बैंक की डिपॉजिटरी ग्रोथ कितनी है, आने वाले दिनों में सीईओ की किस तरीके से कमेंट्री है, इनका क्या विजन है। तो ओवरऑल येस बैंक के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रमोटर की रेस में सबसे पहले दो नाम निकल के आते हैं। वो है आपके जापान के मित्सुबिशी फाइनेंशियल ग्रुप एंड सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। तो ये दो यहाँ पे बड़े बड़े फर्म से जो येस बैंक को खरीदना चाहते हैं। उन्होंने इंटरेस्ट भी दिखाया हुआ है। जो मेजॉरिटी स्टेक 51% का स्टेक यहाँ पे बेचने जा रहे हैं येस बैंक नए प्रमोटर को, तो वो यहाँ पे इंटरेस्टेड है दो बड़े बड़े ग्रुप। तो इन दो बड़े बड़े ग्रुप्स का सबसे पहले नाम सामने आता है। और उसके बाद में एक और कंपनी है मिडल ईस्ट से, जो उन्होंने भी यहाँ पे अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। और ये सब क्यों खरीदना चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है एसबीआई का लॉक इन पीरियड यहाँ पे खत्म हो चुका है। लास्ट ईयर में यहाँ पे मार्च 2023 में ही इनका लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका था। तो एसबीआई अपना स्टेक यहाँ पे बेचना चाहती है। तो जिसके लिए क्या है कि वो रिटेल लोगों को तो नहीं बेच सकती। अगर रिटेल लोगों को बेचेगी ओपन मार्केट में तो स्टॉक क्रैश कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये नए प्रमोटर ढूंढ रहे हैं और उस चक्कर में यहाँ पे काफी सारे कंपनीज यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उसमें से आपको बता दिया ऑलरेडी, जापान की ये कंपनी है एमयूएफजे एंड एसएमबीसी। तो ये दो बड़े बड़े नाम सामने आते हैं, दोनों ने इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। और जो इनिशियली यहाँ पे डिस्कशन होता है वो इनिशियल डिस्कशन आई थिंक यहाँ पे स्टार्ट भी हो चुका है। और वैसे भी कुछ यहाँ पे रिपोर्ट आई हुई है। और जो मिडल ईस्ट की कंपनी है वो मिडल ईस्ट की एक कंपनी है, उन्होंने भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे अच्छे खासे प्रमोटर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इस बैंक के लिए। ऐसा नहीं है कि एसबीआई सेल कर देगी तो कोई बाय नहीं करेगा। यहाँ पे बाय करने के लिए लोग लाइन में खड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे देखिए फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के एंड में जो येस बैंक का मार्केट वैल्यू था लगभग 69,762 करोड़ का। और जो करंट लेवल से अगर आप मेजोरिटी स्टेक अगर 51% का अगर कैलकुलेट करोगे तो वो निकल के आता है 35,578 करोड़। मतलब जिसको भी ये 51% का स्टेक बाय करना है उसको लगभग इतना फंड लगेगा, 35,578 करोड़। और यहाँ पे जो एसबीआई की लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एसबीआई है, तो इनकी जो स्टेक है यहाँ पे 26.13% की एसबीआई की अकेले की स्टेक है, जो सबसे ज्यादा है इस कंपनी में। तो एसबीआई अपना पूरा स्टेक बेचने वाली है। इसके अगेंस्ट में ये लोग यहाँ पे खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अभी जो रिसेंटली मनी कंट्रोल को जो 4 लोगों ने इंटरव्यू दिया था, जिनके नाम अभी सामने नहीं आए पब्लिकली, तो उनमें से एक पर्सन ने यहाँ पे बोला है कि एमयूएफजी एंड एसएमबीसी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं इंडियन मार्केट्स में। और यहाँ पे इनका अभी ये फाइनल कॉल वैसे नहीं है, अभी फाइनल कॉल उनका आना बाकी है। लेकिन वो यहाँ पे अपने इंडियन मार्केट में अच्छा खासा बिजनेस ग्रो करने के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। तो ये मौका ये हाथ से जाने नहीं देंगे, इस तरीके की न्यूज़ यहाँ पे निकल के आती है। और जो सेकंड पर्सन है उन्होंने यहाँ पे कहा है कि एमयूएफजी ने इंडिया में अपना अच्छा खासा नेटवर्क बना लिया है और यहाँ पे काफी सारे स्टार्टअप है जहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और जो बाकी के जो 2 पर्सन थे उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि एमयूएफजी एंड एसएमबीसी इस डील में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। उन्होंने प्रपोजल भी दिया हुआ है और इनिशियल डिस्कशन जो है यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है। एज पर दिस जो 4 पर्सन थे जिन्होंने मनी कंट्रोल पे इंटरव्यू दिया हुआ है, उनके नाम अभी भी यहाँ पे जाहिर नहीं करे गए पब्लिकली। वो अभी भी इन्होंने सीक्रेट रखा है कि कौन 4 पर्सन थे और उन्होंने बस क्या बताया वही यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ, लेकिन उनके नाम अभी यहाँ पे बाहर नहीं आए। हो सकता है कोई बड़ी पर्सनैलिटी हो। यहाँ पे एक और बात है कि एग्जैक्टली कितना स्टेक येस बैंक बेचने वाला है और कौन से इन्वेस्टर है जो बेचने वाले हैं। तो ये अभी भी यहाँ पे इमीडिएटली क्लियर नहीं है कि कौन कितना स्टेक बेचने वाला है और कौन सी कंपनी जो कौन सा इन्वेस्टर बेचने वाला है। तो यहाँ पे अभी भी क्लियर नहीं है। तो ये बस ये न्यूज़ है कि ये यहाँ पे एमयूएफजी एंड एसएमबीसी 51% स्टेक लेने वाले, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कुछ अनाउंसमेंट अभी तक हुआ नहीं है।
हो सकता है कि डील होने के बाद हो या फिर इसको सीक्रेट रखा जा रहा हो, पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले दिनों में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आती है, जापान की जो मुजोहू बैंक है वो ऑलरेडी यहाँ पे 4100 करोड़ इन्होंने इंडियन मार्केट में इन्फ्यूज कर दिए हैं डोमेस्टिक ब्रांचेस में नवंबर लास्ट ईयर के। तो फरवरी में भी इन्होंने यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लगभग 1200 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंडिया में इन्होंने कर रखा है। तो ओवरऑल ये जो सब खबरें निकल के आती है इनसे तो हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो जापान की जो बैंक्स है या फिर ओवरऑल जो वर्ल्ड के जो बैंक्स है या फिर कोई इन्वेस्टर है, वो यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनको इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है एज़ कम्पेयर टू चाइना, कि इंडिया की ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है आने वाले दिनों में एज़ कम्पेयर टू चाइना। बिकॉज अब इंडिया में क्या है, स्टेबल है, आपका जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट स्टेबल है, और चाइना में गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। कभी 5 साल कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है तो नेक्स्ट 5 ईयर अलग से गवर्नमेंट आ जाते हैं, तो वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है जिसके चलते ग्रोथ नहीं हो पा रही है। लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टेबल गवर्नमेंट है जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे पॉजिटिवली ही होता है। कहीं ना कहीं दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मौके ढूंढ रहे हैं, और उसमें से ही एक मौका आपका येस बैंक का निकल के आता है, क्योंकि येस बैंक में आपको पता है ऑलरेडी, आपको बता दिया कि एसबीआई यहाँ पे लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है और अपना स्टेक ये बेचना चाहती है। तो प्रमोटर के लाइन में काफ़ी सारे बड़े बड़े कंपनीज आ रहे हैं जिसमें जापान के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं। मिडल ईस्ट की भी एक कंपनी अभी नाम सामने नहीं आया, आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें और कॉम्पिटिटर आपको दिखाई दे। अभी बात कर लेते हैं येस बैंक के रेस्क्यू की। तो येस बैंक की अगर बात करोगे आप तो 2020 में लगभग एसबीआई और एलआईसी ने आरबीआई के कहने पर यहाँ पे इसका स्टेक खरीदा था, क्योंकि इस कंपनी को लगभग डूबने से बचाना था। अगर येस बैंक अगर वो टाइम पे डूब जाता तो लोगों का बैंकिंग सिस्टम से यहाँ पे भरोसा उठ जाता, तो ऐसा ना हो इसीलिए आरबीआई ने कहा था एसबीआई को और एलआईसी को कि आप यहाँ पे इनकी स्टेक खरीदो और इसको बचा लो। तो कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पे लगभग 10 रुपीज़ के आसपास से, आप देख सकते हो यहाँ पे 10 रुपये के आसपास से स्टेक खरीदा हुआ था। और इनका जो था लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स का वहाँ पे लॉक इन पीरियड था। क्योंकि ये 3 ईयर का लॉक इन पीरियड क्यों, क्योंकि लेट्स से अगर 10 रुपये का शेयर आपका एक साल में लगभग अगर 20 to 25 के बीच में अगर आ जाता है, तो एक साल के बीच में अगर इनका इन्वेस्टमेंट अगर दुगना 2.5 गुना अगर हो जाता है तो ये लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाते। तो इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे लॉक इन पीरियड लगाया गया था 3 साल का। तो कहीं ना कहीं वो 3 साल का लॉक इन पीरियड अभी खत्म हो चुका है लास्ट ईयर में ही। और अभी एसबीआई समेत जो अदर बैंक है, एचडीएफसी बैंक हो गए, आईसीआईसीआई बैंक हो गए, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक एंड आईडीएफसी बैंक, तो ये सब यहाँ पे अपनी स्टेक बेचने के लिए आ रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एक्सचेंज डेटा, एसबीआई जो है इस बैंक में लगभग 26.13% की स्टेक होल्ड करता है, जैसे कि ऑलरेडी आपको इनिशियली बता दिया। उसके बाद में एलआईसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनका जो होल्डिंग है यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेक है, और पूरा कंबाइन करके यहाँ पे लगभग 13.84% इन सब बैंकों का निकल के आता है। तो लगभग अगर आप पूरा बैंकिंग सेक्टर का ही अगर यहाँ पे होल्डिंग देखोगे तो 26.30 को अगर आप प्लस करोगे 13.84 से, तो ये लगभग आपका निकल के आता है 40% के आसपास। तो 40% की जो हिस्सेदारी है इस बैंक में वो लगभग पूरे बैंकिंग सेक्टर की जो अदर बैंक है उनकी है। और यहाँ पे एडिशनली टॉप प्राइवेट इक्विटी फर्म से कैरिलियल एंड एडवेंट इंटरनेशनल, इन्होंने भी यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक लिया हुआ है, 8,900 करोड़ का दोनों ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा हुआ है जुलाई 2022 में। और लगभग इनकी जो स्टेक है 10% की स्टेक इनकी यहाँ पे आ जाती है। तो लगभग इंडिया के जितने भी सारे बैंक है, बड़े बड़े बैंक, उनकी 40% है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है जो प्राइवेट फर्म्स है, इनकी दोनों की अगर आप 10% कंबाइन करोगे तो ये लगभग आ जाती है 20%। तो 40-20 आ जाते हैं आपके लगभग 60%। तो अगर इन लोगों में से अगर कोई बेचे तो 51% स्टेक तो आराम से यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि यही इनका अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 60% इनका ही निकल के आ जाता है। तो देखते हैं, अभी तो ऑफिशियली कुछ न्यूज़ नहीं आया कि कौन कितना स्टेक बेचने वाला है, तो पता चल जाएगा आगे आने वाले दिनों में कि कौन से इन्वेस्टर है जो स्टेक बेचना चाहते हैं और कितना स्टेक बेचना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरा जीरो कर देंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं द ट्विन समुराई स्ट्रैटेजी के बारे में, जो जापानीज इन्वेस्टर यहाँ पे इंडिया में इसको डिप्लॉय कर रहे हैं। तो इन दिसंबर 2023 इन एन इंटरव्यू टू ब्लूमबर्ग, एन MUFG सीनियर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म इन इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एडेड दैट द फर्म वाज लुकिंग टू फर्दर एक्सपांड ऑपरेशन देयर। मतलब इन्होंने क्या कहा है, जो ब्लूमबर्ग को जो इन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ था दिसंबर 2023 में, और जो इनके जो MUFG के सीनियर एग्जीक्यूटिव है उन्होंने यहाँ पे कहा है कि
इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। इनको काफ़ी ज़्यादा भरोसा है कि इंडिया आने वाले दिनों में और ग्रो यहाँ पे हो सकता है। इसलिए वो यहाँ पे जो भी अपना ऑपरेशन है, जितना भी इनका बिजनेस है, वो बिजनेस यहाँ पे एक्सपांड करने की ज़्यादा सोच रहे हैं। उनका फोकस ज़्यादा अपना बिजनेस जो इंडिया में है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड करे, इसके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है। आगे उन्होंने कहा, आई थिंक एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इंडिया कुड अट्रैक्ट द मनी दैट माइट वांट टू अवॉइड चाइना। यहाँ पे क्लियर कट उन्होंने चाइना और इंडिया को कंपेयर किया हुआ है और बताया है कि जो पैसा चाइना में नहीं जाना चाहिए वो जाना चाहिए आपका इंडिया में। मतलब कहीं ना कहीं जापानीज इन्वेस्टर जो है उनका इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। वो इंडिया को ग्रोथ स्टोरी को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और इन्होंने कहा है कि हम चाइना को अवॉइड करके यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बिकॉज आप ऑलरेडी मैंने आपको बताया स्टेबल गवर्नमेंट रहे तो इसका फ़ायदा हमारे मार्केट के ऊपर अच्छा खासा पड़ता है। अगर यही भी अगर आपकी गवर्नमेंट स्टेबल ना रहे, यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, गवर्नमेंट स्टेबल ना रहने का मार्केट पे निगेटिव इम्पैक्ट ही ज़्यादा पड़ता है क्योंकि ग्रोथ ही नहीं हो पाती। अगर स्टेबल गवर्नमेंट रहे तो वो यहाँ पे आसानी से जो भी डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन ले सकते हैं। आगे और जानते हैं MUFG के बारे में। तो इन्होंने रिसेंटली अगस्त 2022 में अपनी एक ब्रांच ओपन करी थी गिफ्ट सिटी में। और तो और इनकी अच्छी खासी स्टेक यहाँ पे DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में भी अच्छी खासी स्टेक है जो कि आपकी मुंबई में सिचुएटेड है। और ये आपका MUFG का इंडिया का पूरा ऑपरेशंस का एक हब बन चुका है, काफ़ी बड़ा यहाँ पे हब बन चुका है। तो कहीं ना कहीं एक आप यहाँ पे मुंबई में इनका ये जो DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, आपका पूरा इंडिया का जो ऑपरेशन है वो यहाँ से देखते हैं, पूरा यहाँ पे इनका हब बन चुका है। तो कहीं ना कहीं MUFG इंडिया में अच्छा खासा नेटवर्क ग्रो कर रही है और आने वाले दिनों में इनका ऑलरेडी फोकस है कि वो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस एक्सपांड कर पाए। इनका फोकस यही पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपांड कर पाए। उसमें ये जो येस बैंक की अपॉर्चुनिटीज़ इनको चल के आई है, आई थिंक ये लोग मिस नहीं करेंगे। तो इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। तो ये इंडिया में सिचुएटेड जापानीज बैंक में से सबसे बड़ी जापानीज बैंक है। इनका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर जापानीज बैंक्स। ये लगभग अपने पूरे इंडिया में 5 लोकेशन पे यहाँ पे इनके ब्रांचेस है। और मेनली ये जो काम यहाँ पे बैंकिंग का जो करते हैं, जापानीज एंड ग्लोबल कॉर्पोरेटर्स को ये अच्छा खासा बिजनेस ग्रो करने में यहाँ पे मदद करते हैं। तो जो इंडिया में जापानीज कॉर्पोरेट्स या फिर ग्लोबल कॉर्पोरेट जो बिजनेस करते हैं तो उनको ये बैंकिंग सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं इनके 5 ब्रांच यहाँ पे हो चुके हैं, तो नेटवर्क इनका यहाँ पे बढ़ रहा है और ये जापान की सबसे बड़ी बैंक यहाँ पे बन चुकी है जो इंडिया में सिचुएटेड है, जो इंडिया में अपना बिजनेस ग्रो कर रही है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप बात करोगे तो SMBC ने भी यहाँ पे लगभग 3 यहाँ पे इनके ब्रांचेस है पूरे ओवरऑल इंडिया में। तो फर्स्ट ब्रांच यहाँ पे न्यू दिल्ली में आती है, सेकंड वन इज इन मुंबई एंड थर्ड वन इज इन चेन्नई। तो इन 3 लोकेशन पे SMBC के भी 3 ब्रांचेस है। तो SMBC यहाँ पे आई थिंक सेकंड नंबर पे आता होगा। आगे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आते हैं कि लास्ट मंथ इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था SMFG की तरफ से। SMFG की जो यहाँ पे CEO है तोरू नकाशिमा, उन्होंने ब्लूमबर्ग की इंटरव्यू में कहा था कि इनका जो फोकस है इंडिया के अंदर फुल फ्लेज फाइनेंशियल प्लेयर बनने का है। और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है तो उन लोगों का जो मैक्सिमम यहाँ पे टारगेट बनने वाले हैं वो है जो मीडियम साइज बिजनेसेस है और बैंकिंग सर्विसेज फॉर कंज्यूमर से, ये इनका मेनली टारगेट रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो विदेशी बैंक है वो इंडिया के अंदर आके अच्छा खासा उनका नेटवर्क ग्रो करने में यहाँ पे लगे हुए हैं और अच्छा खासा अभी भी इन्होंने ग्रो कर रखा है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी उनका फोकस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे कि ये पूरा फुल फ्लेज फाइनेंशियल प्लेयर बन जाए। और जो टारगेट उन्होंने किया है मीडियम साइज बिजनेस को टारगेट ज़्यादा किया हुआ है। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं। तो ये तो हो गया उन 2 प्लेयर्स के बारे में जो येस बैंक के न्यू प्रमोटर बनने की यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। 51% स्टेक बाय करने का इनका यहाँ पे इरादा बन रहा है। अब ये बात कर लेते हैं येस बैंक के CEO ने यहाँ पे किस तरीके से कमेंट्री करी हुई है। रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे बताया था कि जो लेंडर है वो बूस्ट करना चाहते हैं टू स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज एट इट ट्राई टू पुश अप रिटर्न ऑन एसेट। तो रिटर्न ऑन एसेट जो है वो बढ़ाने के लिए जो स्मॉल बिजनेसेस है वो उनको ज़्यादातर लोन लेंडर करना चाहते हैं। और इनका जो एजेंडा है टू फोकस प्रॉफिटेबिलिटी विदाउट डूइंग एनीथिंग एग्रेसिवली, इसका इनका मतलब यह है कि इनको ग्रोथ तो करना है लेकिन ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है। जैसे कि ये पहले किसी को भी लोन दे देते थे वैसा ये लोग नहीं करेंगे। अभी थोड़ा सा ये रिस्क जो है थोड़ा सा कम करके चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको रातों रात यहाँ पे ग्रो करना है, ये धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हैं लेकिन सेफली ग्रो करना चाहते हैं ताकि आने वाले दिनों में अगेन वैसा कुछ इम्पैक्ट ना हो जैसा ऑलरेडी 2018 में हुआ था। बाकी उन्होंने अपनी इंटरव्यू में आगे और कहा है कि उनका जो पहला स्टेप रहेगा वो रहेगा रिटर्न ऑन एसेट अचीव करने का लगभग 1% का इन नेक्स्ट 2 ईयर। तो
नेक्स्ट 2 ईयर के लिए जो इनका रिटर्न ऑन एसेट का टारगेट है वो लगभग 1% का है, और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स आने वाले हैं उसके लिए उन्होंने टारगेट रखा है 1.5%। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट कर रहे हैं। और अगर आप बात करोगे इस बैंक के रिटर्न ऑन एसेट, करंट रिटर्न ऑन एसेट की, तो वो लगभग अभी है 0.2%, जो कि अक्टूबर और दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने दर्ज किया हुआ था। तो 0.2% से ये लोग कहाँ तक लेके जा रहे हैं, अभी फिलहाल उनका टारगेट है 1% का, उसके बाद में उनका टारगेट है 1.5% का। तो यहाँ पे तो ग्रोथ नज़र आ रही है, इनका विजन क्लियर है कि ये लोग धीरे धीरे ग्रो करेंगे, रिस्क ज़्यादा नहीं लेंगे। जो मीडियम साइज बिजनेसेस है या स्मॉल साइज बिजनेसेस है उनको ज़्यादातर लेंडर करने वाले हैं। अभी आगे बात कर लेते हैं मनी कंट्रोल के जो एनालिसिस है, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि येस बैंक जो है यहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट कर रहा है। उनकी जो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो डिपॉजिट्स जो है अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं, उसके बाद में जो एसेट बुक है वो अच्छी खासी डाइवर्सिफाइड है, एंड यहाँ पे जो ह्यूज लेगेसी एनपीए इशू था, तो एनपीए इशू भी यहाँ पे कम किया जा रहा है। इन्होंने जो बैड एसेट्स से वो यहाँ पे सेल करे हुए हैं, जिसके कारण इनका जो एनपीए का इशू था वो थोड़ा सा हमें कूल डाउन होता हुआ दिख रहा है। अभी जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके के एनपीए एसेट यहाँ पे सेल करे हुए हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि एस बैंक ने लगभग 48,000 करोड़ के जो एनपीए थे वो एनपीए जेसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचे हुए थे, और ये सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट ट्रांजैक्शंस थी एनपीए की इन दी इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में सबसे बड़ी जो एनपीए की सेल ट्रांजैक्शन थी वो यही है, 48,000 करोड़ की जो एस बैंक ने बेची हुई थी अपने जेसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शंस को। तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से भी इनका नेट एनपीए यहाँ पे कम होता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये था फ्रेंड्स येस बैंक के बारे में जो अपडेट्स निकल के आती थी वो पूरी। अभी हम यहाँ पे देख लेंगे कि ये किस तरीके से प्राइस एक्शंस बना रहा है। तो यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाल ही में कंपनी ने यहाँ पे 32.50 के आसपास का कुछ यहाँ पे लगभग 52 वीक हाई यहाँ पे लगा हुआ है, और वहाँ से हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। और लगभग जो सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे 20.50 के आसपास में कई इसने सपोर्ट लिया हुआ है, और वहाँ से अगेन थोड़ा सा बाउंस हमें देखने को मिला हुआ है, और अभी स्टॉक जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में हमें नजर आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से मोमेंटम होता है। अभी के लिए तो हमारी तरफ से कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ यहाँ पे अच्छी खासी अपडेट निकल के आती है तो हम यहाँ पे कवर जरूर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो अपडेट्स आपको दिए गए वो एक सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट की तहत यहाँ पे दिए गए। ऑफिशियली येस बैंक की तरफ से ऐसा कोई न्यूज बाहर नहीं आया हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा ताकि कुछ नई अपडेट आए तो आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाए। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।